दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपर प्राइमरी यूपी टेट की ये सीरीज़ चल रही है। सोशल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये 6th वीडियो क्लास है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। इन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हुआ था, शिकागो में, अमेरिका में। वहाँ पे इन्होंने भाग लिया था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। रामकृष्ण जो थे वो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे, जो कि काली जी के पुजारी थे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। राजा राम मोहन राय के बारे में जानते ही हैं हम कि 1828 में इन्होंने बंग ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, साथ में पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। संवाद कौमुदी संवाद कौमुदी की रचना की थी इन्होंने 1815 में। मिरातुल अखबार भी चलाया था। उसके बाद सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कानून बनाकर किया था, जिसमें इनका विशेष योगदान था सती प्रथा को उन्मूलन में। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के फाउंडिंग में इनका बहुत विशेष रोल था। 1885 में कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो उस दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य होते, संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और ये कांग्रेस जो है एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1885 में पहला अधिवेशन इसका अ, ग्वालियर टैंक में बॉम्बे ग्वालियर टैंक स्थित जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, वहाँ पर जो है पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की। 1886 में इन्होंने पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सेकंड कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी या अधिवेशन हुआ था 1886 में, द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है वॉइस ऑफ इंडिया, इसको भी याद रखिएगा, वॉइस ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इंग्लैंड डेब्ट्स टू इंडिया लिखी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको भी लिखा। धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लाइक ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है वो घाटी कहलाती है। और जब ये गहरी हो जाती है, ज़्यादा गहरी घाटी होती है, तो उसको विभ्रंश घाटी या भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो भ्रंश घाटी से होकर जाने वाली नदी जो है वो नर्मदा है, जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से बहती है। और पश्चिम से पूर्व की ओर सभी नदियाँ ज़्यादातर जो हैं जो बहती हैं भारत की, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर ये बहने वाली नदी है नर्मदा और ताप्ती। ये मुख्य नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा जो है इसका उद्गम स्थान जो है वो अमरकंटक है, वो मैकाले पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तवा इसकी सहायक नदी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी पर्वत है। अमरावती बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसकी सहायक नदी फ्लो करती है कावेरी, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में। कृष्णा नदी, ये महाबलेश्वर इसका उद्गम स्थान है। और कृष्णा नदी जो है ये महाराष्ट्र से फ्लो करती हुई कर्नाटक से होती हुई है ये आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। नेक्स्ट आते हैं, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की थी?
सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी, याद रखिएगा इसको। और इलाहाबाद, ये प्रयागराज है इस समय, नाम इसका प्रयागराज हो गया है। इस इलाहाबाद नगर की स्थापना ये अकबर ने की थी, इसको भी याद रखिएगा, अकबर ने की थी। उसी तरह श्रीनगर भी पूछा जाता है, तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी का लगभग कितना है? तो ये 3,84,400 किलोमीटर है। 20 का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, विच न्यूट्रिएंट कंटेन्स द हाईएस्ट कैलोरीज इन फूड, भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? तो भोजन में सबसे अधिक कैलोरी हम लोग जानते हैं फैट में होती है। फैट में 6 किलो कैलोरी होती है, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है, मिनरल साल्ट में कोई भी ऊर्जा नहीं होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं, मसल्स हेल्प इन विच फंक्शन, मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? मांसपेशियां मेकिंग द बॉडी वेल शेप्ड एंड अट्रैक्टिव, सही है। शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में मांसपेशियों का योगदान है। बॉडी के मूवमेंट में भी मांसपेशियां जो हैं वो योगदान करती हैं शरीर की गतिशीलता में। ब्लड सर्कुलेशन हृदय करता है, तो हृदय में जो मांसपेशियां होती हैं वो रक्त संचरण में योगदान करती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट रिमूव अ गवर्नर फ्रॉम ऑफिस, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा या करता है? तो राज्यपाल, जैसा कि हम लोग को पता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये होता है, कोई भी टेन्योर नहीं दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को बना, किसी स्टेट का राज्यपाल बना रख सकता है। हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिस में है वो 5 साल है। तो 5 साल का टेन्योर चूंकि एक सरकार का होता है या विधानसभा का होता है 5 साल का टेन्योर, तो उसी इसलिए जो है इसको ये एक तरह से चलन बन गया है कि राज्यपाल का भी टेन्योर 5 साल किया जाता है। लेकिन जो संविधान में है वो प्रसाद पर्यंत है, यानी किसी भी समय तक रह सकता है। और ऐसे समय में ये आर्टिकल 153 में 153वां संविधान का जो ये अनुच्छेद है, 153वां अनुच्छेद, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक जो है अपने पद पर रह सकता है। मिसकंडक्ट होता है, इनकैपेसिटी होती है, कदाचार, असमर्थता और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान का उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की पदोन्नति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, डी वाला। तो इसमें जो है कोई भी उल्लेख जो है नहीं किया गया है, डी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधानसभा में की जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? तो विधानसभा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम स्ट्रेंथ 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 500 से और 60 के बीच में होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है वो 403 की सीटें वे नंबर 1 पर है, यूपी की, उत्तर प्रदेश की। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, 294 है उसकी। उसके बाद 288 है महाराष्ट्र की। उसके बाद 243 जो है ये बिहार की है, ये महाराष्ट्र की हो गई, ये बिहार की हो गई। और 234 जो है वो तमिलनाडु की है, तमिलनाडु। ये याद रखिएगा, यूपी, फिर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। सीटें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश की सीटें याद रखिएगा, 403। लो, ये एमएलए की सीटें हैं। और एमएलसी जो हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें जो हैं वो हैं 100।
इसके अलावा जो है ये भी पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पर विधान परिषद हैं, तो याद रखिएगा विधान परिषद जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 6 स्टेट्स हैं यहाँ पे विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा इसको, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दें कि सब जो मिनिमम जो 60 सीट है ये होनी चाहिए विधानसभा की, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें भी अपवाद है। गोवा की 40 सीटें हैं, उसके साथ साथ में मिजोरम की 40 सीटें हैं, सिक्किम की 32 हैं और पौंडीचेरी की 33 हैं। सिक्किम की 32 हैं और पौंडीचेरी की 33 हैं। अब पौंडीचेरी तो राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा पौंडीचेरी की भी 33 है। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज कैंसल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से कौन सा ऐसे अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ये कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद संख्या 32। तो इसमें राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है टोटल 6 हैं, इसके बारे में पिछली क्लास में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। समानता का अधिकार ये 14 से लेकर 18 अनुच्छेद तक है। फिर 19, 20, 21, 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 23, 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर उसके बाद 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 ये संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। और इसके बाद अनुच्छेद 31 में जो अधिकार का जो संपत्ति का अधिकार था उसको यहाँ से हटाकर 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसमें मौलिक अधिकार से हटा करके उसको भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में अब वो है, तो वो एक विधिक अधिकार रह गया है। 300 का में का अनुच्छेद जो है वो संपत्ति का अधिकार हो गया है भाग 12 में। अब इसमें धार ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके अधीन क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 226 भी याद रखिएगा, 226 के तहत हाई कोर्ट में, और अनुच्छेद 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अनुच्छेद है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, अनुच्छेद 32, इन दोनों के तहत यहाँ पे हाई कोर्ट में 226 में और 32 में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे वहाँ पर याचिका दे सकता है, वहाँ पर पिटीशन दायर कर सकता है। कौन कौन से इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में जो केस आते हैं तो उसमें कौन कौन सी रिटें हैं? तो सबसे पहले जो है 5 रिटें हैं, याद रखिएगा। पहला जो है वो है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सोनालिका इज़ अ वैरायटी ऑफ विच क्रॉप। सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? ये वीट की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है। गेहूं और बारले, मेज और पैडी यहाँ पे रखा उसकी नहीं है, तो वीट की प्रजाति जो है वो सोनालिका है। नेक्स्ट आते हैं। विच मेथड ऑफ इरिगेशन सेव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? ड्रिप सिंचाई विधि आंसर इसका हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन मेथड, टपक सिंचाई विधि। अब ये क्या होती है तो जान लीजिए, जैसे खेत है, खेत में जो भी मेड़ें होती हैं, मेड़ों के किनारे बीच में जो है, और खेत के बीच में भी जो है, मेड़ों में भी बीच में भी जो है, ये इस तरह से पाइप लगा दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई खेत है और इसमें हम पाइप लगाते हैं, सीधे सीधे ये पाइप इस तरह से लगा दिया गया खेत में, और ये पाइप के द्वारा जो है यहाँ पर फ्लो होता है, पानी पानी जाता है, और जब पाइप के द्वारा इसमें जो है पानी जाता है तो यहाँ पर जो है टोंटी लगाई जाती है, नल, और वो नल की टोंटी जो है सीधे जो है धीरे धीरे उनसे जो है पानी टपकता रहता है नल से, और जो कि जड़ों में सीधा पहुँचता है।
जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है और इससे पानी जो है उसकी भी बचत होती है। तो ये इस विधि को ड्रिप विधि कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ व्हीट? गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। बालियां निकलना, दुग्धावस्था, कल्ले निकलना और इनमें से कोई नहीं। तो टिलरिंग स्टेज जो है, कल्ले निकलना, एक जैसे जैसे फूलों में कली होती है वैसे ही गेहूं के जो पौधे होते हैं उनमें कल्ले होता है। तो ये कल्ले अमूमन क्या होता है, 25 दिन के आसपास में ये पहली बार जो है, सबसे पहली बार सिंचाई की आवश्यकता होती है जब कल्ले निकलते हैं। तो पैदावार जब मान लीजिए गेहूं का बीज डाल दिया गया, उसके 25 दिन के बाद जो है कल्ले निकलना स्टार्ट होते हैं, 22 से 25 दिन पे तब सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसी को क्रांतिक अवस्था, प्रथम क्रांतिक अवस्था कहा गया है गेहूं की। नेक्स्ट आते हैं, द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस दैट स्टडीज सॉइल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लांट ग्रोथ इज कॉल्ड। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं। इसका आंसर है कि पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से की जाने वाली जो सॉइल की जो स्टडी है वो एडेफोलॉजी कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जो पादप की वृद्धि या प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है वो निर्भर करता, उससे जो है मिट्टी से वो निर्भर करता है कि इसका विकास जो है, जैसे जैसे विकास होता जाता है तो वैसे वैसे वो उसमें जो है मिट्टी जो है वो किस प्रकार की होती जाती है, उस प्रकार मृदा विज्ञान को जो है उसको कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में बेसिकली क्या है कि जीव है, जीव का उसके वातावरण के साथ जो संबंध है उसको स्टडी किया जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है। एजी टर्नसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द दिया। और जियोलॉजी जो है भूगर्भ विज्ञान है। इसमें जैसे जो अर्थ है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ में कौन कौन सी अर्थ अर्थ की स्टडी बेसिकली की जाती है। ये जो पृथ्वी की संरचना जो है, संरचना, अब इसमें क्रस्ट मेंटल या कोर है, वो सब इसमें आते हैं। फेडोलॉजी ये मृदा विज्ञान कहा जाता है। तो मृदा जो है किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका विकास कैसे होता है, तो वो मृदा विज्ञान जो है वो पेडोलॉजी कहलाता है। लेकिन एडेफोलॉजी जो है ये प्लांट से संबंधित है कि पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से जैसे जैसे पादप वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा में क्या परिवर्तन आता है वो अध्ययन किया जाता है। एडेफोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, विच ऑन विच ग्राउंड्स इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? आर्टिकल 352 में दे रखा है कि जब भी बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण, बाहरी आक्रमण या फिर किसी देश से युद्ध होता है, तो ऐसे केस में आपात उपबंध जो है भाग 18 में है। आपात उपबंध उसमें 352, 356, 360 ये 3 प्रकार के आपात हैं। पहला जो है 352 बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह इसमें हो गया, और साथ में हो गया युद्ध। तो 352 जो है, जब भी ये आपात उपबंध एक्टिव होते हैं, जैसे मान लीजिए आपातकाल लगाया गया, तो ऐसे केस में सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो जो हैं उनको वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन 19वां जो मौलिक अधिकार है, तो 19(1) का में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है। 91 फर्स्ट का इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये स्वतः न जो है स्वतः जो है ख़त्म मान लिया जाता है 19 वाला अनुच्छेद। और 20 और 21 ये अनुच्छेद जो हैं ये दोनों कभी भी जब भी आपातकाल लगता है उस टाइम पे 20 और 21 अनुच्छेद इनको जो है इनका हनन नहीं होता है, ये हमेशा बने रहते हैं। ये दोनों मौलिक अधिकार बने रहते हैं। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता के पक्ष में, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड कोर्ट डिफेमेशन, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि हो गई उस केस में भी है, ये भी ठीक है। पब्लिक ऑर्डर हो, कोई डिसेंसी हो, कोई मोरलिटी हो, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार से संबंधित मामला हो, तो ये तीनों में जो है ये स्वतंत्रता जो है या वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो
असीमित नहीं की जा सकती है। मतलब एक तरह से कहने का मतलब है कि ये असीमित नहीं है, लेकिन उसको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रतिबंध स्वतः लग जाता है, मैंने बताया जैसे भी, और तीनों केस में ये लग जाता है। तो ऑन ऑल ऑफ द अबव ग्राउंड्स, उपरोक्त सभी आधारों पर ये सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं, फर्टिगेशन इज रिलेटेड टू, फर्टिगेशन का संबंध है। देखिए फर्टिगेशन जो है, फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इन दो शब्दों से मिलके बना है फर्टिगेशन। इतना हटा दिया गया है तो फर्टिगेशन हो गया। तो एक तो हो गया यहाँ पर फर्टिलाइजर, खाद या उर्वरक, और दूसरा पानी। तो परागण, निषेचन और संकरण, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों इसके ऑप्शन में आंसर नहीं है। चौथा वाला जो है एप्लीकेशन ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, ये आंसर इसका हो जाएगा, जल एवं उर्वरक देने से। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स इज फाउंड इन जेली, जेली में जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है वो कितना होता है। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है। ये 65% जेली में टोटल सॉलिड पाया जाता है। तो घुलनशील जो होता है, और जिसमें घुलनशील होता है वो जो है तरल पदार्थ, वो 35% पाया जाता है। 35% जो है वो तरल पदार्थ होता है, और 65% जो है वो सॉलिड या घुलनशील ठोस पदार्थ होता है। नेक्स्ट आते हैं, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, आधुनिक भारत कला के पितामह कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एम.एफ. हुसैन, अवनिंद्र नाथ ठाकुर, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस। चारों लोग ही चित्रकार थे। अवनिंद्र नाथ ठाकुर जो थे, अवनिंद्र नाथ टैगोर, ये इनके नेफ्यू थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के। और ये भी जो है ये कलाकार थे। तो इसमें अमृता शेरगिल भी कलाकार थी, नंदलाल बोस भी थे। अब इसमें पूछा गया है फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, हालांकि जो पेपर बन के आया टेट का और सोशल स्टडीज़ का जो 60 क्वेश्चन, उसमें से ये क्वेश्चन था, उसमें आंसर जो है इनमें बी ज़्यादातर जो है अप्रोप्रिएट माना गया। असली में जो आधुनिक भारतीय कला के पितामह हैं वो राजा रवि वर्मा को कहा गया है। राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा का जन्म जो है वो केरल में हुआ था। केरल के रहने वाले थे, एक छोटे से गांव के। और केरल, यहाँ पर जो है राजा रवि वर्मा ने खास तौर से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सबसे ज़्यादा चित्र बनाए। संस्कृति के आधार के अलावा जो है, जैसे बात करेंगे कि किसी व्यक्ति का चित्र बनाया, महिला का चित्र बनाया, भाषा को लेकर चित्र बनाया, पहनावे को लेकर चित्र बनाया। तो इस तरह के जितने भी चित्र थे संस्कृति पर आधारित चित्र, वो इनके थे। और इनको जो है आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच आर कंप्लीमेंट्री अपोजिट या कंप्लीमेंट्री कलर्स, विरोधी रंग कौन से हैं। देखिए विरोधी रंग वो रंग होते हैं, जैसे दो रंगों को अगर मिलाया जाए और दो रंग मिलाने के बाद में भूरा रंग निकले, ब्राउन कलर का या भूरा रंग जो है बने, मिलाने के बाद भूरा रंग बनता है, तो वो अपोजिट कलर बोले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बोले जाते हैं। रेड और ग्रीन इसमें आंसर हो जाएगा। ला और हरा, लाल और हरा ये आंसर इसका हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज रिटन बाई सारंगदेव, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है। इसमें ये चार ग्रंथ दे रखे हैं, संगीत रत्नाकर, राग मंजरी, गीत गोविंद और संगीत मकरंद। संगीत रत्नाकर जो है ये सारंगदेव ने लिखा, 13वीं सेंचुरी में लिखा था। उसके बाद राग मंजरी की बात आती है, तो राग मंजरी पुंडरीक विट्ठल ने लिखा, पुंडरीक विट्ठल विट्ठल। उसके बाद गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है। जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में थे। सेन वंश जो था ये बंगाल का वंश था। पाल वंश और सेन वंश ये बंगाल में वंश हुआ करते थे। तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखी, जो लक्ष्मण सेन के शासनकाल में थे। संगीत मकरंद जो है ये नारद ने लिखा।
आंसर इसका लेकिन संजीव रत्नाकर हो जाएगा, क्योंकि सारंगदेव का पूछा गया है, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बंची टॉप इज अ डिजीज ऑफ विच क्रॉप। बंची टॉप एक बीमारी है। बंची टॉप आम, लीची, केला और सेब, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बंची टॉप ये केले की बीमारी है, वायरस होता है ये एक बंची टॉप वायरस, जो केलों की में के जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि को रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट आते हैं, अंकोर वट इज करेंटली लोकेटेड इन विच कंट्री। वर्तमान में अंकोर वट स्थित है। अंकोर वट ये कंबोडिया में है। विष्णु मंदिर है, विष्णु विष्णु जी का मंदिर है, वो कंबोडिया में अंकोर वट में है। ये आंसर इसका हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि बोरोबुदर इंडोनेशिया में है, जावा में। बोरोबुदर, बोरोबुदार लिख दीजिए, या फिर बोरोबुदर, ये बौद्ध मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर, बुद्धिस्ट मंदिर जो है, बौद्ध मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, ये बोरोबुदर में है, इंडोनेशिया में। तो नेक्स्ट आते हैं, विच एम्पायर रूल्ड कन्नौज ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज का शासन किया। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि तीन जो वंश थे, एक गुर्जर प्रतिहार, दूसरा पाल, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश, और उसके बाद राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साउथ में था, पाल वंश बंगाल में था, और गुर्जर प्रतिहार उत्तर प्रदेश में कन्नौज पर शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार जो है उसकी कन्नौज राजधानी थी। गुर्जर प्रतिहार में वत्सराज जो है, इसको याद रखिएगा, ये वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का। और नागभट्ट प्रथम ये संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दे रखा है राठौर, चौहान, पाल और गुर्जर प्रतिहार। आंसर बी हो जाएगा। तो कन्नौज राजधानी थी गुर्जर प्रतिहारों की। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज द वृद्धेश्वर टेम्पल लोकेटेड। वृद्धेश्वर मंदिर स्थित है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि चोल काल में राजराज प्रथम ने वृद्धेश्वर मंदिर बनवाया था, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। और ये तंजौर में है, तंजावुर राजधानी थी चोलों की। और विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था, विजयालय। और तमिलनाडु में ये चोल वंश जो है वो था। तो आंसर इसका हो जाएगा तंजावुर। नेक्स्ट आते हैं, हु रोड द शाहनामा। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई, सभी को पता है। शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। तो फिरदौसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये अकबर के टाइम पे फिरदौसी थे। शेख सादी ये भी लेखक थे, गुलिस्तान लिखी इन्होंने, ये लेकिन ये ईरान के थे। उमर खयाम ये भी ईरान के थे। इन्होंने क्या, ये एक तरह से जो मैथमेटिशियन भी कह सकते हैं इनको, कि सर्किल हो गया या फिर हाइपरबोला हो गया। तो हाइपरबोला हो गया, इस पर जो है इसकी जो इक्वेशंस थी वो इन्होंने दी थी। उसके साथ साथ जो है उमर खयाम का नाम जो है एस्ट्रोलॉजर में भी आता है, मैथमेटिशियन में भी आता है, राइटर्स भी थे। तो ये भी ईरान के थे, उमर खयाम। कौटिल्य के बारे में आप लोग जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। और इसने अर्थशास्त्र लिखी, जिसमें मौर्य काल या मौर्य वंश का इतिहास है। और इसके साथ साथ मेगास्थनीज का नाम भी आता है, मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, इंडिका। और इंडिका जो है वो, ये मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का जो था वो एक तरह से राजदूत था। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कार्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त दे रखा है। लॉर्ड विलियम बेटिंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दे रखा है। लॉर्ड कैनिंग एबोलिशन ऑफ सती। और लॉर्ड डलहौजी सब्सिडरी एलाइंस। देखिए इसमें जो है लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त
जो है वो लागू किया था। और ये जब लागू किया था तो ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ था। स्थायी बंदोबस्त टैक्स कलेक्शन की, भू राजस्व कलेक्शन को किस तरह से कलेक्ट किया जाए, वो इस उसकी जो ये तरीका था स्थायी बंदोबस्त, जिसमें जो है जमींदारों को जो है मालिकाना हक दिया गया था। जमींदार जो है टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर वो अंग्रेजों को देते थे। इसको डीप में अभी हम बताएंगे बाद में जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसी की तरह जो है दूसरा था स्थायी बंदोबस्त के बाद में, जो जिसमें रैयत जो थे प्रमुख थे। तो रैयत उधर जो रैयत के नाम है किसान, तो किसान जो है स्वयं टैक्स देते थे। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो है, रैयतवाड़ी प्रथा, इसको भी जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ये हेक्टर मुनरो और कैप्टन रीड ने इसको स्टार्ट किया था। फिर महालवाड़ी प्रथा जो है, रैयतवाड़ी प्रथा साउथ में थी, मद्रास राज्य में थी। महालवाड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश में थी, मध्य प्रांत में थी महालवाड़ी। ये हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट की थी। ये तीनों प्रथाएं जो हैं, ये भू राजस्व कलेक्शन की प्रथाएं थी। किस तरह से कलेक्ट किया जाए उसको बताने वाली थी। लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का को लेकर कानून बनाया 1829 में। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है कि व्यवगत की नीति चलाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और लॉर्ड कैनिंग दे रखा है यहाँ पे। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था, और महारानी जो विक्टोरिया थी, उनकी यात्रा हुई थी। तो क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग जब 1857 का विद्रोह का अंत हुआ, तो उसमें 1858 में चार्टर एक्ट पारित किया गया। इलाहाबाद में या कहेंगे प्रयागराज में महारानी विक्टोरिया की यात्रा होती है, ब्रिटेन से वो आती हैं। और पूरी तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है शासन बदल करके ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया जाता है। तो यहाँ से जो है नया चैप्टर जो है ब्रिटिश साम्राज्य का स्टार्ट होता है। फिर लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने जान ही लिया। अच्छा, सब्सिडरी अलायंस यहाँ पे दे रखा है। सहायक संधि, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था? ये इटली का यात्री था, वेनिस का यात्री था। और ये एक रिसर्चर था जो इंडिया में आया था पांड्य राज्य में। पांड्य राज्य में पांड्य का शासन जो है वो भी तमिलनाडु में था, और कुछ जो है केरल में भी कुछ पोर्शन था। और कुलशेखर उस समय उस वहाँ का राजा था। कुलशेखर के शासनकाल में ये आया था भारत में, दक्षिण भारत में। और इटली का यात्री था ये मार्को पोलो। तो एक्सप्लोरर भी था, अन्वेषक भी था ये। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर। पहला भारतीय अखबार कौन सा था? प्रथम भारतीय समाचार पत्र, ये याद रखिएगा, बंगाल गजट। ये 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये जो था ये वीकली था, साप्ताहिक था। द ट्रिब्यून की बात करें तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया नाम जो है इनका, द ट्रिब्यून का स्टार्टिंग होती है सरदार दयाल सिंह मजीठिया के टाइम पर, और ये होती है 1881 में। उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये 1838 में राय बहादुर नारायण दीनानाथ के वेलकर, ये नाम था इनका। जो राय बहादुर नारायण दीनानाथ वेलकर, जिन्होंने 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया चलाया था। यंग बंगाल, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट करी थी 1919 में। ये महात्मा गांधी, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, बंगाल गजट। एक बात और याद रखिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया को जो पहले जो है ये टाइम्स ऑफ इंडिया ना बोल के मुंबई टाइम्स बोला जाता था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड एन एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी ऑन। अमेरिका ने नागासाकी में नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। तो ये कब गिराया था? तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। इससे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में ये बम गिराया था।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हिरोशिमा में। हिरोशिमा जो है ये 4 द्वीप हैं जो जापान देश बोला जाता है। होक्काइडो सबसे ऊपर है उत्तर में, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, फिर क्यूश है। क्यूश द्वीप पर, याद रखिए यही पूछा जाता है, क्यूश द्वीप पर नागासाकी है। और होक्काइडो द्वीप पर अभी जनसंख्या रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है राजधानी भी जापान की वो होन्शु द्वीप पर है, और होन्शु द्वीप पर ही हिरोशिमा है। इसे भी याद रखिएगा। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को ये नागासाकी में एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, परमाणु बम। नेक्स्ट आते हैं, एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट irrespective of their social economic status whose idea this was this। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। ये यहाँ पर किसका विचार है, ये पूछा गया किसका विचार था या किसने ये विचार दिया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखिएगा इसको। हालांकि गांधी ने भी इसका इसका पक्ष लिया था, लेकिन ये जो वाक्य है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है या कितनी होगी, तो वो होगी 1 लाख लीटर। आंसर इसका सी हो जाएगा, 1 लाख लीटर। नेक्स्ट आते हैं, कर्ड ब्रिक्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड एट विच साइट। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ मिली हैं। देखिए वक्राकार ईंटें जो हैं ये चन्नूदड़ो में मिली हैं। ये सिंध प्रांत में है, पंजाब में चन्नूदड़ो। तो यहाँ पे कालीबंगा जो रखा ये राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता अ, से जो संबंधित जो वस्तुएं मिली हैं वो कालीबंगा में भी मिली हैं। तो राजस्थान में है। लोथल डॉकयार्ड था उस समय। लोथल और सुरकोटदा ये गुजरात में है। चन्नूदड़ो जो है ये आंसर इसका हो जाएगा सी। यहाँ पर जो है वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि कर्ड ब्रिक्स जो हैं वो मिली हैं। हड़प्पा ये मांटगोबरी और साहिवाल जिले के पास में रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मीन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है या का अर्थ क्या है। गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही। संविधान के अनुसार या संविधान की शर्तों से के अनुसार सरकार जो चले वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है। लेकिन गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो कानून के अनुसार चले, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कानून का रूप भी धारण करता है। कॉन्स्टिट्यूशन से जो कानून बनते हैं तो ये कानून के अनुसार सरकार भी सही हो जाएगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार, ये भी हो जाएगा सही। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। लेकिन होगा तो इनमें से सभी अगर आप इसको सर्च करेंगे। लेकिन जो एप्रोप्रिएट अगर आंसर अगर आप देखें कि इंडिविजुअली एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, तो मेरे हिसाब से ए आंसर जो है इसका एप्रोप्रिएट है कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार होनी चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार हो या ना हो, ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ब्रिटेन की भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन तो सभी का होता है, संविधान तो सभी सरकारों का, सभी देशों का है। लेकिन सभी देशों में जो है वो लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए जो है ये नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक सरकार होना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या संवैधानिक सरकार है। तो इसके इसके बिना पे इनमें से सभी की जगह ए को अप्रोप्रिएट माने कि संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार जो है, ये आंसर इसका सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं। विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। देखिए इंडियन हिस्ट्री में अगर हम प्राचीन भारत पर नजर डालें तो गुप्त काल में पहला तो धर्म को लेकर के वैष्णव धर्म जो था उसको प्रगाढ़ता मिली, पनपा। एक तरह से वैष्णव धर्म जो है वो उस पर जो है उसमें वृद्धि हुई वैष्णव धर्म में। गुप्त काल में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ। इसका हमें
जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इसका हमें उल्लेख मिलता है अजंता और एलोरा की गुफाओं से। अजंता की जो 16, 17 और 19 गुफा है, वो वहाँ पर जो है बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है दोनों के, और हिंदू धर्म, तीनों के प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं वो तीनों धर्मों से संबंधित हैं। दूसरी बात है कि अब बात करते हैं साहित्य पर। तो साहित्य में कालिदास, जिनको भारत जो शेक्सपियर ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर, उन्होंने दो नाटक बड़े लिखे। एक तो लिखा जो कालिदास में, तो जिसमें था अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। फिर ऋतु संहारम, उसके बाद में जो है मेघदूतम, ऋतु संहारम और विक्रम वर्षियम, ये कालिदास ने लिखे जो काव्य थे। उसके अलावा ब्रह्मगुप्त जो थे वो भी थे। ब्रह्मगुप्त जो एस्ट्रोलॉजर थे उस समय। आर्यभट्ट उसी उन्हीं के टाइम पे थे। आर्यभट्ट, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के जो हैं वो उनके नवरत्नों में से एक थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, अकबर के भी नवरत्न थे, ये याद रखिएगा। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसके टाइम पे कालिदास भी थे, ब्रह्मगुप्त थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी और ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और इसके बाद जो है घटपर्णी थे, वररुचि थे, वारेमीर थे और सपड़त थे। तो इस तरीके से जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है सभी वारेमीर भी थे। तो इन्होंने जो है एक तरह से बोला जाए कि गुप्त काल साहित्य को लेकर, खगोल को लेकर और धर्म को लेकर, धर्म के साथ साथ स्थापत्य कला को लेकर, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उनकी स्थापत्य कला को लेकर भी गुप्त काल जो है वो आगे रहा। बौद्ध धर्म को भी इसको इसमें जो है गुप्त काल में विकास हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कुमारगुप्त जो शासक था गुप्त काल में, गुप्त वंश का, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बनवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसी इन्हीं पे जो है गुप्त काल की बात आती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान जो है वो भी भारत आया था। तो इन सभी बातों को अगर हम लें, और इसके अलावा जो है अगर संस्कृति की बात करें, तो संस्कृति में भी बढ़ोतरी हुई थी। तो इस तरह से जो देखा जाए तो गुप्त काल को जो है गोल्डन एरा बोला जाता है। साहित्य के क्षेत्र में भी बोला जाता है, खगोल के क्षेत्र में भी बोला जाता है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बोला जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में भी बोला जाता है। और साथ साथ में जैसे पालकाप्य थे, तो पालकाप्य थे और बररुचि थे। तो ये सभी जो थे, पालकाप्य जो थे वो प्लास्टिक सर्जरी जो थे उनको कहा जाता था, प्लास्टिक सर्जन थे पालकाप्य। तो ये सभी गुप्त काल में थे। नेक्स्ट आते हैं, हु बिल्ड द मोती मस्जिद ऑफ रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लाल किले का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए, मोती मस्जिद जो है वो तीन मोती मस्जिद हैं। पहले तो याद कर लीजिए, लाहौर की एक मोती मस्जिद है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। लाहौर की मोती मस्जिद, इसको शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने। दूसरी जो है यहाँ पर दे रखी है, दिल्ली की और आगरा की मोती मस्जिद है। आगरा की मोती मस्जिद को आगरा की मोती मस्जिद को जहांगीर ने बनवाया था। और जहांगीर ने, उसके बाद में तीसरी जो है दिल्ली की मोती मस्जिद है, इसको औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगजेब ने, औरंगजेब। तो इसका आंसर जो है, दिल्ली की पूछी गई है मोती मस्जिद, तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इसके अलावा जो है एक राबिया उद दौरानी का किला या ताजमहल की जो एक तरह से फुअड़ जो इमारत बोली जाती है, कि फुअड़ नकल बोली जाती है, तो सिकंदराबाद में जो स्थित है, तो वो औरंगजेब ने बनवाई थी। राबिया उद दौरानी का किला भी बोला जाता है उसको, जो कि उसकी बेगम थी राबिया उद दौरानी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और शाहजहां का जो मेनली जो स्थापत्य कला है शाहजहां की, या जब जहाँ जहाँ पे इसने जो है एक तरह से लाल किले का निर्माण करवाया है दिल्ली में, तो ये शाहजहां ने करवाया। वहाँ पर जो मस्जिद है, तो वो मस्जिद दिल्ली की मस्जिद है, उसका भी निर्माण जो है वो शाहजहां ने ही कराया था। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद। और उसके अलावा जो जहांगीर जो है
ये अकबर का पुत्र था और इसके काल में जो है अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मंसूर इतने जो वैज्ञानिक चित्रकार थे। तो जहांगीर का टाइम में चित्रकारी बहुत पराकाष्ठा पे थी। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल अगर बोला जाए मुगल काल में, तो वो शाहजहां का काल था। उसके बाद अकबर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है 1600 में। और अकबर जो था उसने अकबर के नौरत्न थे और इन्हीं नौरत्न के अलावा इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने, जिसमें सभी धर्मों को जो है के लोगों को जो है बुलाया जाता था और उनके बीच में जो है वार्तालाप करवाई जाती थी, ताकि एक दूसरे के धर्मों के बारे में लोग बेहतर जान सकें। नेक्स्ट आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है अभी हमने करवाए। तो इसके बाद जो है 7th वीडियो जो है सोशल स्टडीज़ के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। चैनल अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसके अलावा जो है शेयर भी कीजिए, ताकि हमारी रीच जो है वो औरों तक और बढ़ सके। और साथ-साथ में कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट आप करेंगे तो मैं समझूँगा कि क्या कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया क्या है। आप हमसे किस चीज़ के किस विषय के बारे में और जानना चाहते हैं, तो ये सभी जो है आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।